मेरा 14 साल का भांजा हर रात तकिया को गले लगाकर सोता था। एक दिन अचानक उसने अजीब अजीब हरकत करने लगा तो मैंने तकिया उठाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसने तो तकिए के अंदर मेरा नाम रूही है। हमारे फैमिली के लोग एक अजीब से सोच रखते थे। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ पर राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो ननद थी और ना ही सास ससुर का झंझट था, बल्कि मैं कहूँगी कि सास ससुर तो समझने वाली बहू के लिए उनके माता पिता की तरह होते हैं। जो बहुएं सास ससुर को नहीं समझती उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती होंगी। मेरी सोच यह थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ भरा भूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात पर भी खुश थे। कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो लड़का क्या था, वो तो एक उम्र दराज 30-40 साल का आदमी था और उनका नाम महेश था। वो अपने 14 साल के भांजे को भी अपने साथ रखे हुए थे। वो उसके देखभाल के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीबी की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनकी बहन अपने बेटे को बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उसी घर में कर दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ बाप ने भी किया था और मैं भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियां कभी भी ना नहीं करती। वो तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लेती हैं। वो मेरी शादी का दिन था, ना कोई धूम धड़ाका ना कोई ढोल बाजे, क्योंकि मेरे पति महेश की यह डिमांड थी कि शादी बहुत सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद वो अपनी बहन को भूल नहीं पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 10 साल पहले हो गई थी। महेश की बीबी बनकर जब मैं इस हवेली में आई तो यहाँ भी सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब शादी थी। ना तो मुझे लेने कोई आया और ना ही सास ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा सफल होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वो शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं महेश की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आ गई। उनके शादी का दिन था, मगर वो इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा खोलोगी तो टीना तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने सोचा यह टीना कौन है। मैंने धीमे से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड और गुस्से के अंदाज में कहा था और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखते ही रह गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाजा खुल गया। एक खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका हुस्न एक कयामत भरा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक पल के लिए घबरा गई। उस लड़की को मैं देखती की देखती ही रह गई थी। मैं उस लड़की को देखकर यह सोचने लगी कि अगर इतना जवान हसीन लड़की महेश के घर में पहले से ही मौजूद थी तो उनको मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन शायद मर्द बीबियां खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फायदा नहीं था। यह औरत अपनी आंखों से बड़ी तेज और चालाक लगती थी। अगले ही पल मुझे डर से घटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू से ही ऐसे ऐसे वाक्य होने लगे थे जिससे मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए। जब टीना ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान है तो उसने बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वो मेरा ध्यान बांटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे वो हर सूरत में चाह रही थी कि मैं उन चीखों को नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसके बात तो माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला दिन था। वो मुझे एक कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बैठाकर खुद कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि यह तो अजीब घर है। एक तो सन्नाटा, ऊपर से खतरनाक चीखने की आवाज़ है। मैं अपने पति महेश का इंतजार करने लगी। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई, मगर महेश नहीं आए।
2 बजे मेरी आँख लगने वाली ही थी कि कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और वो अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था और ना ही आंखों पे कोई अरमान थे, क्योंकि यह तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप के खातिर इस रिश्ते को निभाना था। महेश आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो मुझे अचानक से बोले, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूँगा। यह नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैं यह शादी अपने भांजे के लिए किया हूँ। मेरा भांजा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आपका भांजा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वो खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा भांजा अजीब सी आदतों का शिकार है। जब देखो कमरे में सोता रहता है। रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस टीना ही रखती है। टीना हमारी पुरानी नौकरानी है। उस पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने भांजे की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। महज यह बात बताकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में टीना का चेहरा घूमने लगा। टीना इस घर की नौकरानी कहीं से भी नहीं लगती थी। उसकी तो तेज सरल लहजे से लगता था कि जैसे वह घर की मालकिन है। मैंने यह बात महज से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोच लिया था कि मैं महज के भांजे का ख्याल जरूर रखूंगी। वह उसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके भांजे का ख्याल रखती। सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मैं जब सोकर उठी तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊं। मैंने कहा, आ जाओ। कहते ही टीना कमरे में दाखिल हुई। टीना के चेहरे पर नागवारी आसार छाए हुए थे और वो मुझसे कहने लगी, भाभी जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या मेज पर लगा दूं? मैंने कहा, मेज पर लगा दो। मैं महेश के भांजे के बारे में उससे पूछा तो वो सो रहा था। जब वो सोकर उठ जाते हैं तो मैं उन्हें खुद नाश्ता करवाती हूँ। टीना के लहजे में एक अजीब सी जीत और अकड़ थी, जैसे वो महेश के भांजे से मुझे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद टीना ही किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 14 साल का लड़का सिर झुकाए हुए खड़ा था। टीना उस बच्चे से हुक्म बजा रही थी। मैंने उसकी यह हालत देखी तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। मैंने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटे, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरा नाम प्रवीण है। उसने डरते डरते जवाब दिया था, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, प्रवीण बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उसे कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो। उसने कहा, सच क्या, आप मेरा ख्याल रखोगी? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा था। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वो वाकई बहुत मासूम बच्चा था। टीना के ना चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वो मेरे साथ बात करने से काफ़ी हल्का फुल्का नजर आ रहा था, लेकिन मैंने प्रवीण के उन थोड़ी बहुत बातों में अंदाज़ा लगा लिया था कि प्रवीण की इन हरकतों में टीना का हाथ जरूर है, मगर वो तेज औरत पकड़ी नहीं जाती। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे प्रवीण के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा यह बात नोट करती थी कि मेरे जाते ही वो दौड़कर बेड के पीछे तकिए में छुप जाता था, जैसे बेड में खजाना छुपा हो।
यह बात मैंने एक बार नहीं कई बार जाने के बाद ही नोटिस की थी और यकीनन प्रवीण के पास जरूर कोई ऐसा राज था जिसे वो मुझे बताना चाह रहा था। खैर अब मैं टीना और प्रवीण पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचूं और सच साबित करके रहूं ताकि मैं महेश के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। वक्त गुजरते हुए मुझे अंदाजा होता जा रहा था कि टीना का रवैया मेरे साथ सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि मैं प्रवीण के सामने रहूं और वो मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया कि प्रवीण मेरे आने से वो घुला मिला रहता था। खैर काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने मायके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद जब मैं वापस आई तो वहाँ से वापसी पर मैंने देखा कि प्रवीण का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे काफ़ी बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं फौरन प्रवीण के कमरे की तरफ गई। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 14 साल के बच्चे का अंदर से कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो प्रवीण के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर से कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब प्रवीण के सामने टीना खड़ी उस पर चिल्ला रही थी और प्रवीण तकिए के पास ही बैठा हुआ था। बाहर तक उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन टीना के तेवर बता रहे थे कि उसे प्रवीण पर सख्त गुस्सा है। प्रवीण उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे प्रवीण पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर क्यों मजबूर है। खैर मैंने दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। टीना ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि प्रवीण बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी परेशानी वाली लग रही थी। उसके हाथ पैर कँपकँपा रहे थे। मैंने टीना को गुस्से वाली निगाह से देखा और वहाँ से दफा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं प्रवीण के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा कि प्रवीण की आंखों में आंसू थी। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। उस वक्त प्रवीण का दूसरा हाथ तकिए पर था। गैर इरादा तौर पर वो मुझे तकिए को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो प्रवीण उसके पास किसी को भी भटकने नहीं देता। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने प्रवीण को उठने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वो तो जैसे तकिए के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक बारीक से दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। प्रवीण यह देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, यह क्या है बेटे, यह तुम्हें किसने दिए हैं? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि मामी, यह चीज़ें मुझे टीना लाकर देती है। मैंने कहा, वो क्यों तुम्हें यह चीज़ें लाकर देती है? मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन प्रवीण के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे टीना पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि यह क्या बगैरत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं प्रवीण को छोड़कर भागती हुई टीना के रूम में गई, मगर टीना वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता था। मैं टीना का इंतजार करने लगी। पूरे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन टीना कहीं नहीं मिली। फिर आखिरी में मैं थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि टीना इस कदर के घिनौना खेल कैसे खेल सकती है। मैं टीना से हमेशा नफरत ही करती थी। अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता नहीं होता तब भी। शाम को जब महेश घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ टीना भी घर के अंदर आई। महेश के होते हुए मैं टीना से बातचीत नहीं कर सकती थी। इतना तो टीना मेरी आदत को जान ही गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती थी, तो वो चुप रह गई। वो जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। आज प्रवीण भी नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया था। अब बारी उसकी परवरिश की थी और उसको अपने साथ खिलाती पिलाती और उससे बातें करती थी। लेकिन टीना मुझसे आखिर कब तक छुपती?
एक दिन उसका मुझे हकीकत बताना ही पड़ा। टीना की कहानी यूँ थी कि टीना ने बताया कि हम 2 भाई बहन थे। भाई अपनी शादी करके हमसे अलग हो गए। माँ ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी करने लगी। इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरी माँ जब इस घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर के काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास होता था कि माँ का सहारा बेटी के लिए कितना ज़रूरी होता है। और ख़ासकर पिताजी की मौत के बाद से मुझे एहसास होने लगा कि साहब की नज़रें मुझ पर से हटती ही नहीं हैं। उनकी नज़रों में अजीब सी बरसात होती है। मैं यह देखकर घबरा जाती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं कम से कम उनके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। महज साहब ने एक दिन फिर एक नया तरीका अपनाया। वो तरीका यह था छुपकर शादी करने का। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती थी, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि छुपाकर शादी करना पाप होता है। और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहें तो हमें इज्जत भी नहीं मिलती और कभी न कभी हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता। शायद उस वक्त मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ से बात की कि वो मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो इस शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी भोली भाली औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। सबकी मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई। लेकिन बात तो शादी की हुई थी। सबने अपना वादा पूरा किया। साहब ने मुझे शहर से बाहर जाकर एक मकान में रहने को कहा था कि उन्होंने मुझसे छुपाकर शादी भी कर ली है। हमारी शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने मुझे वहीं रखा। उसके बाद मुझे घर वापस ले आए, शायद इसीलिए कि यहाँ पर मेरी ज़रूरत थी। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो साहब का रवैया मुझसे बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि पहले वो मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वो मुझे नज़र उठाकर देखते भी नहीं थे। मैं जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती, वो मेरे पति थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने पहले मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस पर भी मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक दे ही डाली। यूँ यहाँ जिसका जहाँ था वहीं रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, जो कि गुनाह तो नहीं था लेकिन जमाने की नज़रों में गुनाह ही था। और फिर यह हुआ कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वो बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से वो बच्चा बच नहीं सका और इस दुनिया से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग धड़क उठी। साहब की बहन के बदले का इंतकाम तो कुदरत ने ही ले लिया। वो तो खुद ही उस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब के भांजे को छोड़ गई। मैं साहब के भांजे को देखती हूँ तो मुझे उन्हीं की झलक उसमें नजर आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर वो भी औरतों की इज्जत खराब करे, इसीलिए मैं उसको औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वो बहादुर ना हो, उसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो किसी की इज्जत के साथ खेल सके। आप ही बताओ भाभी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती हूँ ताकि वो उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। यह बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे टीना ने यह बात कही, मुझे तो पूरे तरीके से डिप्रेशन की शिकार लगी। वो मरीज बन चुकी थी और जाहिर है होती भी क्यों नहीं। उसने जिंदगी में इतने सब जो खोए थे। मैंने इस बात का जिक्र महज से किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं टीना के पागलपन और उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। टीना की गलती को मैंने राजफास होने से पहले ही माफ कर दिया और कुछ ही दिनों बाद टीना बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने उसका किसी अच्छे घर से रिश्ता देखकर शादी कर दी और मेरा भांजा प्रवीण भी नॉर्मल हो गया था। हम तीनों ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।